नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे ख़ास तौर से टीजीटी में। अब की बार क्या है कि कक्षा 6 से 10 तक पुस्तकें जोड़ दी हैं एनसीईआरटी की। उसमें कक्षा 7 की एक वसंत भाग 2 नाम करके पाठ्य पुस्तक चलती है हिंदी में। उसमें एक बहुत ही प्यारी कहानी है शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ। पहले अपन क्या करेंगे, लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे, जिससे कुछ अपन को साहित्यिक जानकारियाँ होंगी। तो देखिए, शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर यानी बनारस के एक जमींदार परिवार में हुआ था। शिव प्रसाद सिंह के लालन पालन में माता पिता के साथ दादी माँ का विशेष योगदान था। उसी दादी माँ के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। इस बात की चर्चा प्राय शिव प्रसाद सिंह करते हैं। दादी माँ की अक्षुण्य स्मृति उन्हें अंत तक रही और यह उसी का प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी दादी माँ थी, जिससे हिंदी कहानी को एक नया आयाम मिला। देखिए, नई कहानी आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तो उसमें नई कहानी में कई जो विद्वान हैं, वो तो जैसे नामवर सिंह हैं, उन्होंने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को नई कहानी की प्रथम कहानी माना। जबकि बच्चन सिंह जी जो आते हैं, उन्होंने शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी को प्रथम कहानी माना। कई बार ये नेट जेआरएफ में टीजीटी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। उसकी कहानी दादी माँ से नई कहानी का परिवर्तन स्वीकार किया गया है और हिंदी की पहली आंचलिक कहानी होने का गौरव भी प्राप्त है। ये आंचलिक कहानीकार थे। कई बार प्रश्न यूँ बन जाता है कि निम्न में से कौन सा आंचलिक कहानीकार है या नहीं है, जिसमें नाम आ जाए शिव प्रसाद सिंह है, मार्कंडे है, फणीसुनाथ रेणु है, शेखर जोशी है। ये सारे के सारे आंचलिक कहानीकार थे। उस समय तक तो रेणु का आंचलिकता के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं हुआ था। बाद में शिव प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों में आंचलिकता के प्रयोग किए। वह प्रेमचंद और रेणु से बिल्कुल अलग थे, पृथक थे। 1949 में उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट करके शिव प्रसाद सिंह 1951 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 1953 में हिंदी से प्रथम श्रेणी में इन्होंने स्नातकोत्तर यानी एमए की डिग्री प्राप्त की। स्वर्ण पदक विजेता शिव प्रसाद सिंह को स्नातकोत्तर में कीर्तिलता और अवट भाषा शीर्षक पर जो लघु शोध प्रबंध कार्य प्रस्तुत किए थे, उनकी प्रशंसा राहुल संस्कृतैन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा भी की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देश में उन्होंने सूर पूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्य विषय पर उन्होंने शोध का कार्य किया। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, गली आगे से मूर्ति है, वैष्णावर, औरत और कुहरे में युद्ध है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं कर्मनाश की हार है, नन्नो है, उन्हें भी इंतजार है, बीच की दीवार है, दादी माँ, केवड़े के फूल, प्रायश्चित, सुबह के बादल, अंधकूप, बरगद का पेड़, मुर्दासराय, शाखा मृग, बिंदा महाराज, ताड़ी घाटी का फूल, हाथ का दाग और खरकबे पलास। कहानी संग्रह हैं इनके। आर पार की माला बहुत बार पूछा जाता है। कर्मनाश की हार बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। इन्हें भी इंतजार है, मुर्दासराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िया। निबंधों में इन्होंने शिखरों पर सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस से नमन करूं, क्या कहूं, कुछ कहा न जाए और खालिस मौज में, ये इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो साहित्य का अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो अपन ने लेखक के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी कर ली। इससे बेहतरीन आपको कहीं पे भी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। अब अपन मूल कहानी पढ़ते हैं और उसमें किस प्रकार से प्रश्न आने के चांसेज हैं, वो अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, कहानी के साथ अंत तक आप बने रहिएगा। बहुत ही प्यारी कहानी है, यानी पढ़ने के लिए लालायित करती है पाठक को कि कमजोरी है अपनी, कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक का कहना है कमजोरी तो है अपने, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई आ जाती है बच्चे के सामने तो बीसों गर्मियाँ निकल जाती हैं, बरसात बसंत ये निकल जाती हैं, फिर भी मन है वो प्राय कभी कभी उदास हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, यानी छुट्टियों का नाम लेते हैं तो बच्चे के चेहरे पे हाव भाव ही दूसरे हो जाते हैं। और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कह करके मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसे मतलब फ्रेंड सर्किल में चलता है।
मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सामने से होता ही क्या है, मतलब सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली सी छाया नाच उठती है। वो धुंधली सी छाया है दादी माँ की। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए। कुआर का मतलब होता है आश्विन। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिल्लोल ले रहा है। दूर से सिवान बह करके आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें हैं तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच में सूरज की गर्मी में खेलते हुए पानी से खोलते हुए पानी में सड़क करके एक विचित्र गंध छोड़ जाती है, यानी पानी में एक मटमेली सी गंध आती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के जो हैं वो किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, यानी कूदते हैं बच्चे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं, चैत्र के दिनों में लोई के साथ में गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में क्या है कि गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। बस ये कुआर के दिन लेखक को बचपन के दिन हैं वो याद हैं। यहाँ पर अच्छे प्रश्न बनते हैं। अच्छे प्रश्न ये बनते हैं मित्रों कि जैसे आषाढ़ में क्या मिलता है, आम और जामुन। ऐसे ऑप्शन में आम और जामुन, आम और सेब, आम और संतरा, ऐसे ऑप्शन आएंगे। फिर इसी प्रकार से अगहन में चिवड़ा और गुड़। चैत्र की बात करें तो लोई लाई जो होती है ना, उसके साथ में गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं। परंतु कुआर के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जो जल से भरे हुए उसमें कूदना नहीं मालूम हो तो बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी मन ही मन में सोच रहा था। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जोर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि लेखक जब बीमार होता था तो क्या चीज़ें मिलती थी, तो नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज़ नहीं। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा। रात 12 बजे तक उतरा था, यानी बुखार हो गया था लेखक को। दिन में मैं चादर में लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी और उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह स्नेह उसका शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्दे टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल दी। किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगा दी। दिन रात चारपाई के पास में बैठी रही, कभी पंखा झुलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप भी करती। ये दादी माँ ही करती हैं। देखो बहुत प्यारी होती है दादी, मतलब डांटती भी ज़्यादा हैं तो प्यार भी सबसे ज़्यादा दादी ही करती हैं। और बीसों बार छू छू करके ज्वार का अनुमान करती। हांडी में पानी लाया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से झोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई तो गई है, मिल तो मतलब गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया है, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ करके घर वालों को वो परेशान करती है कि कहीं बच्चे को ज़्यादा बीमारी, ज़्यादा ज्वर, ज़्यादा बुखार ना हो जाए। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के तो वैसे ही नाम याद थे, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो दवाओं के नाम याद रखते थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर के मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ में सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठ करके स्नान के बाद में लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार गूगल और धूप सफाई और उनसे सीख लेवे, यानी सारी चीज़ें वो जानती थी। दवा में देर होती, मिश्री या फिर शहद खत्म हो जाता, चादर या फिर गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और
मेष महाराज अपने मन से कुछ पका करके खिचड़िया पे साबू डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं। कुनेन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार है वो भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी अब जो बुखार होता है ना उसको बुलाने का जी नहीं होता था। पहले जब दादी माँ करती थी तो बहुत प्यार करती थी, वो हर बात पूछती थी, हर बार छू करके देखती थी, तो लेखक को वो ज्वर वो बुखार बहुत अच्छा लगता था। आगे देखिएगा, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्हें सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और बहन बुरा न मानना। कार परोजन का घर ठहरा, यानी मतलब हमारी शादी ब्याह का घर है, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को यूं सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उसकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण भी बन जाती है। यदि दादी माँ नहीं करवाती है ना तो वो काम भी देरी से होता है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास में कोनों में दुबकी रामी चाची खड़ी है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, वो किसको डरा रही थी, धमका रही थी? रामी चाची को। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दो, कि हे धन्नो अब नहीं चलेगा, अब ब्याज सहित पैसे दे दो। सूद का मतलब होता है ब्याज। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी और किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? कि अब फसल भी कट गई, अब तू मेरे पैसे क्यों नहीं दे रही है? ऐसे दादी माँ वो रामी चाची को डांट रही है। दूंगी मालकिन, रामी चाची बोलती है। रामी चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? अब वो रामी चाची कहती है कि अभी मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब औरत हूँ, आपके पैसे ज़रूर लौटाऊंगी, आप ही दया नहीं करेंगी तो कौन करेगी? तो दादी मतलब धमकाती है, हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, लेखक कहता है, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक कहता है कि गरीब है बेचारी, दे देगी। चल चल, आया मुझे समझाने वाला, ऐसे दादी डांट देती है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल्ल होकर के कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया है, ऊपर से 10 रुपये का नोट दे करके बोली हैं, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी मेरी बेटी भी है। 10-5 के लिए जग हंसाई न होगी। देवता है बेटा, देवता है कि तुम्हारा बेटा हो, वो देवता है, तुम घबराओ मत, शादी तुम्हारी बेटिया की अच्छी तरीके से होगी। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, लेखक ने दादी माँ से पूछा। वह अब रामी चाची बोलती है कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी न तो ला भी क्या? यानी पैसे दे के डांटेगी नहीं तो फिर पैसे देने का क्या फ़ायदा हुआ? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर नाच गान करती हैं, गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, जिसको टूंटिया बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर के पुत्र उत्पत्ति तक की सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, फिल्माए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें निभाती हैं, सारे पार्ट औरतें करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद में पहुंचता है ये राघव, इसलिए वो दालान में सो रहा था। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि विवाह की ऐसी कौन सी रस्म होती है जिसमें सभी पार्ट हैं वो महिलाएं निभाती हैं? तो ध्यान रखना, उसको टूंटिया बोलते हैं। ठीक है। औरतों ने उस पर आपत्ति जताई कि कोई लड़का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है, कि लड़के और भगवान ब्रह्मा एक से ही होते हैं। मुझे भी पास ही की एक चारपाई में चादर उड़ा करके दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से न हंस दूं, भेद खुल जाएगा, यानी अपनी पोल खुल जाएगी, तो निकाल करके बाहर निकाल दिया जाऊंगा।
पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और वह बंडाफोड़ हो गया कि भाभी ने एक ऐसा पार्ट खेला जिस पे मुझे हंसी आ गई और मेरा भेद खुल गया, मेरा बांडा फूट गया और सबको पता चल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों क्यों लगती है कि भाई लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ फिर मिली। कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर के खड़ा हो गया कि कल वाला बच्चा मिल गया है। देबू की माँ ने पहचान लिया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो उभय दान मिल जाता है, यानी अपने को एक तरह से बिल्कुल सुरक्षा कवच मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज भी कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्तों का सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती थी, क्योंकि पार्टनर खत्म हो जाता है तो आदमी टूट सा जाता है। संसार उन्हें धोखे की बिल्कुल टट्टी सी मालूम हुआ। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेज करके अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे कि मैं पहले ऐसा कहते थे कि पहले तू जाएगी फिर मैं जाऊंगा। तो दादा की मृत्यु के बाद में कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता की स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ ने मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति वे की, वह घर की तो थी नहीं, यानी खूब दान दिया था ब्राह्मणों को। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी, यानी घुसी जा रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़ करके बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? क्यों भाई, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? मैं तो बैठी हूँ। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी नहीं? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देख लिया। ये यहाँ पर दीपक जलाए बैठी है, क्या है पूछ? दादी माँ कहती है, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल, धोती को बदल बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा कि तुम धोती को तो बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चाय पाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है? कितने के? तो अभी पिछले ही बाकी हैं, कि अभी कोई उधार ही नहीं दे रहा, पिछले ही बाकी पड़े हैं। वह रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हुई कि तू क्यों रो रहा है बेटा? मैं तो अभी हुई, यानी माँ माँ ही होती है। अपने बेटे को अपनी जान दे करके भी प्रसन्न रख देती है, खुश रख देती है। उन्होंने संदूक खोल करके एक चमकती सी चीज़ निकाली, जैसे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर गया था दादी माँ का कि तुम्हारे दादा ने पहनाए थे। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये इस वंश की निशानी है। और इन्होंने आंसू पोंछ करके कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा, कि पुराने लोग हैं वो आगे पीछे की सारी बातें हैं वो सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट दवासी वहां पर लगी थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। पास में ही लंबा खजूर का पेड़ से उड़ एक कौवा है, अपने घिनौनी काली पंखें फैला करके मेरी खिड़की पर बैठ गया है। और हाथ में अभी भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था, यानी लेखक के पास में पत्र आया हुआ था। काली चिंटियां सी कातर धूमिल हो गई। आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही, यानी दादी माँ चली जाती है। उसका पत्र आया था लेखक के पास में, इसलिए लेखक भाव विभोर होकर के अपनी दादी माँ की, अपने बचपन की जो जुड़ी हुई बातें हैं वो सभी याद करता है कि दादी माँ कितना कितना प्यार करती थी। मैं आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो बढ़िया वाला कमेंट करना। और पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अभिव्यक्ति माध्यम वगैरह, हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह, 11-12 के पुस्तकों के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, वो सारे आपको प्लेलिस्ट में निःशुल्क उपलब्ध हैं। आप आराम से अपने मित्रों के साथ शेयर करते हुए ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।